तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? सभी अच्छे हो? तो चलिए आज हम पढ़ लेते हैं कक्षा 12th जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है बुक भूगोल की, उसके अंदर जो पहला चैप्टर है उसके बारे में आज हम जानेंगे। यानी पहले चैप्टर का हमारा नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे अच्छे से पढ़ना है। सभी लेसन हम स्टेप टू स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे, लेकिन आपको पढ़ाई है वो अच्छे से करनी है, ठीक है। यानी जैसे जैसे मैं नोट्स इस बोर्ड पे बनवाता हूँ वैसे वैसे आपको कॉपी में नोट करते जाना है, ठीक है। ये जितने भी नोट्स मैं आपको बोर्ड के ऊपर बनवाऊंगा वो सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनको याद करना है, इनमें से ही प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। और इनके अंदर अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मेरे से उसका मतलब पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी समस्या का समाधान भी करूँगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारी किताब है भूगोल की कक्षा 12 की एनसीईआरटी की, उसके अंदर से हम पढ़ेंगे आज पहला पार्ट जिसका नाम रहेगा मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ठीक है। इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध। यानी इस अध्याय के अंदर हम यह जानेंगे कि मनुष्य और इस प्रकृति है, मनुष्य और ये प्रकृति, इन दोनों के बीच में क्या संबंध रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखिए हम यह भी पढ़ेंगे कि किस तरह मनुष्य ने टेक्नोलॉजी का विकास किया, यानी किस तरह विज्ञान का विकास है वो तेज़ी से हुआ, ठीक है। और हम इस अध्याय में हम यह भी पढ़ेंगे कि मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है, यानी कितना क्षेत्र है, और हम मानव भूगोल में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी हम इसके अंदर मानव भूगोल के बारे में सब महत्वपूर्ण, यानी पुराने टाइम में मानव हो वो कैसे रहता था, इन दोनों के बीच में वो संबंध था वो कैसा था, ठीक है। ऐसे जानकारी हम इस अध्याय के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इससे पिछली कक्षा में आप सभी बच्चों ने, यानी इससे पिछली कक्षा में जो पुस्तक आपने पढ़ी थी उसका नाम था भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। यानी कक्षा 11वीं क्लास में आपने पढ़ी थी, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था, यानी किताब का नाम था कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है। और इस पुस्तक का नाम क्या है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है। उसमें भौतिक भूगोल पढ़ा था, इसमें हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के बारे में। तो सभी बच्चे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और एक लाइक करो, ठीक है। और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा यानी सब्सक्राइब करवाओ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर बच्चा यानी पढ़ सके, ठीक है। कोई भी बच्चा है वो पढ़ने से वंचित न रहे। इससे यूट्यूब चैनल पे आपको सब प्रकार की वीडियो मिलेगी, यानी कक्षा 6 से लेकर 12वीं क्लास तक की सभी विषय की क्लासें वो लगेगी, ठीक है। तो आप आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल चैप्टर फर्स्ट। तो आप इसको यानी अभी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो आप अच्छे से नोट करना है, ठीक है। ये मैंने आपको सामान्य जानकारी बताई है कि इसमें आपको क्या क्या करवाया जाएगा, किस प्रकार करवाया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं, तो आप सभी तैयार हो जाइए और कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, साथ साथ में आपको नोट करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले हम जानेंगे मानव भूगोल की परिभाषा। यानी हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जिस मतलब विषय के अंदर पढ़ रहे हैं, जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं उसकी परिभाषा सबसे पहले हमें मालूम होनी चाहिए। और मैंने आपके लिए दो परिभाषाएं लिखी है, ठीक है। एक छोटी है एक थोड़ी बड़ी है, ठीक है। आपको जो अच्छे लगे वो याद कर लेना, अगर दोनों करो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ यानी मानव भूगोल की परिभाषा। यानी मानव भूगोल तथा प्रकृति के बीच के संबंध का अध्ययन ही मानव भूगोल है, ठीक है। क्या समझे प्यारे बच्चों? यानी जो मानव भूगोल प्रकृति और मानव के बीच का जो संबंध है वो ही क्या है, मानव भूगोल है। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो यानी संबंध को जो बता रहा है वो क्या है, मानव भूगोल है। यानी मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन है। यानी अब क्या समझे, यानी देखिए मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन है। यानी मानव है वो इस पृथ्वी से इस प्रकृति से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, इस सभी यानी यही क्या है, मानव भूगोल है, ठीक है। हम एक एक करके सभी टॉपिक को क्लियर करेंगे, जब आपके समझ में आएगा आगे से आगे पढ़ेंगे तब। अब देखिए मानव भूगोल के क्षेत्र के बारे में, यानी हम इसके अंदर मानव भूगोल के अंदर कौन कौन से क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए नगरीय भूगोल, यानी किसके बारे में पढ़ेंगे, यानी नगरों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में राजनीतिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, फिर जनसंख्या भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में आवास भूगोल के बारे में, और आर्थिक भूगोल के बारे में, और सामाजिक भूगोल के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी ये 6 टॉपिक्स है, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए मानव भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से,
यानी हमें अब क्या पढ़ना है, यानी मानव भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, व्यापार भूगोल और पर्यटन भूगोल, इन सभी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक जानकारी और दे देता हूँ कि अगर आप कक्षा 12वीं में पढ़ते हो या 12वीं पास हो, ठीक है, यानी जो आगे एग्जाम की तैयारी करे, कंपटीशन की तैयारी करे, उन्हीं बच्चों के लिए या उन्हीं मेरे प्यारे साथियों के लिए भी ये क्लास जो इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ये आपके जो प्रतियोगी परीक्षाओं में वो पूछा जाता है। ठीक है, तो आप भी इस क्लास को देख लेना, क्योंकि यही एनसीईआरटी की जो बुक है बहुत अच्छी बुक है, इसमें से ही एग्जामिनर वो प्रश्न या पेपर है वो पेपर का पैटर्न है वो तैयार करते हैं। ठीक है, तो मैं तो आपको यही निर्देश दूंगा कि आप इसी को पढ़ लें। ठीक है, यानी इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, इनमें से ही प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट करते रहिए, मैं आपको नोट्स की तरह बनवा रहा हूँ, आप ऐसे ऐसे नोट्स बनाते रहिए और आपको यही पढ़ना है। ठीक है, इससे अलग आपका पेपर कहीं से भी नहीं आएगा। ठीक है, कक्षा 12वीं के जो विद्यार्थी हैं वो अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लें। ठीक है, तो आगे करवा देता हूँ, इसको आप नोट करो। देखिए भौगोलिक विचारधाराएं, यानी भौगोलिक विचारधाराएं क्या है, सबसे पहले तो हमें यह समझना है, उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए भौगोलिक विचारधारा में यानी एक तो नियतिवाद विचारधारा और एक संभववाद विचारधारा, ठीक है, और एक नवनिश्चयवाद विचारधारा, ये तीन है। उसके अंदर सबसे पहले देखिए भौगोलिक विचारधारा किसे कहते हैं, यानी सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न यही उठता है कि भौगोलिक विचारधाराएं किसे कहते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यानी भौगोलिक विचारधारा क्या है कि भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए। जिस प्रकार से विज्ञान के अंदर बहुत सारे वैज्ञानिक है, वैसे ही भूगोल के अंदर भी बहुत सारे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने खोज की है नई नई। जिस प्रकार से विज्ञान के अंदर खोज की उसी प्रकार से इसमें भी यानी कई भूगोलवेता है, ठीक है, यानी वैज्ञानिक है जिन्होंने इसके अंदर नई नई खोजें की है और हमें आगे तक लेके आए हैं। यानी और उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के संबंध के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। इन्हीं विचारों को भौगोलिक विचारधारा कहते हैं। यानी भौगोलिक विचारधारा उन्हें कहते हैं प्यारे बच्चों, यानी अपनी भाषा में कहूँ यानी जिन्होंने यानी जो वैज्ञानिक हुए हैं और उन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, भौगोलिक विचारधारा कहते हैं। भूगोल के अंदर अपने अपने यानी सभी वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय दी है, यानी मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, सभी वैज्ञानिक अपनी अपनी राय देते हैं। ठीक है, अपने अपने विचार रखते हैं, तो उसी को भौगोलिक विचारधारा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम तीन टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नियतिवाद या निश्चयवादी विचारधारा, उसके बाद में संभववाद विचारधारा, उसके बाद में नवनिश्चयवाद विचारधारा। ये तीन विचारधाराएं हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, फिर संभववाद के बारे में, फिर नवनिश्चयवाद के बारे में। ठीक है, तो आप एक बार इसका इतना नोट करो, सबसे पहले ये टॉपिक लगाओ, नीतिवाद या निश्चयवादी विचारधारा, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नियतिवाद और निश्चयवाद विचारधारा के बारे में। यानी भौगोलिक विचारधारा के अंदर सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यानी नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले देखिए प्रारंभ में मानव आदिम अवस्था में था, उसने प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया था। यानी मैं कहूँ जैसे कि अगर पुराने टाइम के अंदर हम बात करें, पुराने टाइम के अंदर जब आदमी जंगलों में रहता था, जब आदिम था यानी आदि मानव था, जंगलों में रहता था, तो क्या करता था, यानी वो प्रकृति के अनुसार रहता था। यानी जब बारिश होती थी तो उसको बारिश से बचने के लिए यानी कोई उपाय नहीं था उसके पास, बारिश के अंदर वो पेड़ों के नीचे ही छिपता था। ठीक है, उसके बाद में देखिए इस समय प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था, यानी इस समय कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, यानी इतना मानव के पास दिमाग नहीं था, यानी आदि मानव के पास दिमाग नहीं था कि हम इस बारिश से बचने के लिए भी कुछ चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, और इस विचारधारा के अंदर देखिए मानव विकास भी बहुत कम हुआ था, यानी इसके अंदर मानव विकास है वो भी बहुत कम हुआ था, इतने ज़्यादा मानव नहीं थे इस प्रकृति के अंदर। उसके बाद में देखिए मानव प्रकृति को सुनता था, यानी जो मानव था उस टाइम प्रकृति की सुनता था जिस प्रकार यानी प्रकृति चाहती थी मानव को वैसा ही करना पड़ता था, यानी मानव ने प्रकृति के अनुसार खुद को डाल लिया था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मानव प्रकृति की नहीं बिल्कुल भी नहीं सुनता। लेकिन पहले क्या होता था, जो आदिम मानव था तो आदि मानव प्रकृति की सुनता था। ठीक है, यानी मानव प्रकृति को सुनता था और उसकी पूजा करता था, यानी प्रकृति की पूजा करता था और उसकी प्रचंडता से डरता था। अब प्रचंडता का मतलब होता है यानी उसके प्रकोप से, यानी प्रकृति के प्रकोप से मानव था वो डरता था। जब बिजली कड़कती थी आसमान में तो आदमी है उसको डर लगने लगता था कि यानी हमने कुछ गलत कर दिया और भगवान हमसे क्या हो गया, नाराज़ हो गए। ऐसे ऐसे वो सोचने लगते थे, उनके मन में विचार आते थे, वो डरते थे। ठीक है,
तो वो ज़्यादा इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते थे। संसाधनों के लिए मानव सीधा प्रकृति पर निर्भर रहता था, यानी मानव को अगर कोई भी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो वो प्रकृति से ही लेता था, यानी खुद से उनका इतना दिमाग नहीं था कि कोई चीज़ बना सके। उसको जो भी चीज़ की जरूरत पड़ती, जो भी संसाधन की जरूरत पड़ती, जैसा उसको मिलता वैसा वो खा लेता था। अतः इस अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद अवस्था का नाम है, यानी अतः इस अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम दिया गया था। यानी इसको पर्यावरणीय निश्चयवाद इसलिए ऐसा कहा गया है क्योंकि मानव था वो पर्यावरण के अनुकूल ही चलता था, ठीक है। यानी वो प्रकृति के अनुरूप, यानी प्रकृति के अंदर रहकर सब काम करता था, इसके मतलब खिलाफ जाके कोई भी काम है वो नहीं करता था। ये विचारधाराएं देखिए रेडजल, रिटर और हम्बोल्ट इसके क्या थे, समर्थन थे। इस विचारधारा के समर्थक कौन कौन थे, यानी कौन कौन वैज्ञानिक हुए हैं इस विचारधारा के अंदर, यानी रेडजल हुआ है और रिटर और हम्बोल्ट इसके क्या है, समर्थन है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, आगे इसकी और करवा देता हूँ मैं। दूसरा संभववाद पढ़ लेते हैं। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 2 नंबर आपका क्या है, संभववाद विचारधारा। यानी अब इसके अंदर क्या हुआ कि मनुष्य ने यानी प्रकृति अनुसार खुद को ढाल लिया था, यानी जैसे प्रकार से यानी मनुष्य का इसमें विकास भी हो गया था और मनुष्य ने नई नई टेक्नोलॉजी का विकास भी किया, यानी नए नए उद्योग धंधे भी शुरू किए। यानी अब कहने का मतलब ये है कि मानव इस यानी संभववाद विचारधारा के अंदर आदमी थोड़ा विकसित होने लगा और आदमी के अंदर दिमाग में भी तेजी हुई, ठीक है। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि देखिए यानी समय के साथ साथ मनुष्य का विकास हुआ, यानी संभववाद विचारधारा जब आई तो उसके अंदर क्या हुआ, समय के साथ साथ जैसे जैसे समय आगे आगे बढ़ता गया तो मनुष्य भी का भी क्या होने लगा, विकास होने लगा, ठीक है। यानी इसमें जो वैज्ञानिक यानी जो भूगोलवेता है वो क्या बताते हैं, विंडाल डी लाब्लोस इसके समर्थन थे। यानी इस जो संभववाद विचारधारा है इसके जो समर्थक कौन थे, यानी जो मैं बात करूँ कि इनके जो वैज्ञानिक है, जो विचारधारा है, विचारधारक जो यानी इनके भूगोलवेता यानी विडाल डी लाब्लोस यानी इस संभववाद विचारधारा की क्या है, समर्थन है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अब वह प्रकृति से डरता नहीं था, यानी अब मनुष्य यानी थोड़ा समझदार हो गया था, यानी संभववाद विचारधारा के अंदर मनुष्य है उसके अंदर थोड़ा दिमाग भी तेज हो गया था और वो यानी प्रकृति के बारे में जानने लग गया था, ठीक है। अब वह प्रकृति से बिल्कुल नहीं डरता था, ठीक है। यानी अब आगे देखिए, आगे टॉपिक है कि अब मनुष्य खुद को प्रकृति के अनुसार ढालने लगा था, यानी अब संभववाद विचारधारा के अंदर मनुष्य है वो प्रकृति के अनुसार खुद को ढाल लिया था और उसको यानी डर नहीं था किसी भी चीज़ का। उसके बाद में देखिए अब मनुष्य प्रकृति से यानी अब मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र होकर रहने लगा, यानी अब संभववाद विचारधारा के अंदर क्या है कि मनुष्य का डर है वो बिल्कुल खत्म हो गया था और वो स्वतंत्र रूप से यानी किसी बिना डर के निर्भय होकर के इसे प्रकृति में रहने लग गया था इस पृथ्वी पर, ठीक है। उसके बाद में देखिए कि अब मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन कर सकता था। अब यानी मनुष्य के अंदर इतना दिमाग यानी उतना दिमाग विकसित हो गया था कि वो अब प्रकृति के अंदर यानी नए नए विकास यानी नए नए बदलाव भी कर सकता था, ठीक है। जिस प्रकार से देखिए अब मनुष्य संसाधनों का इस्तेमाल भी करने लगा, यानी मनुष्य ने जो प्रकृति से संसाधन थे उनसे यानी उनको काम में ले लेकर और मतलब नए नए औजार वगैरह बनाने का काम भी वो शुरू कर दिया, यानी अपने को मतलब इस सर्दी गर्मी से बचने के लिए भी क्या कर दिया, यानी संसाधनों का उपयोग वो करने लग गया था। मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का विकास भी किया, यानी मनुष्य है वो टेक्नोलॉजी का विकास भी किया और यानी आगे से आगे बढ़ता रहा। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक उदाहरण भी लिखा है कि गर्मी से बचने के लिए कूलर बनाना, यानी संभववाद विचारधारा के अंदर क्या है कि मनुष्य ने क्या है यानी गर्मी से बचने के लिए कूलर का जो आविष्कार है वो किया था, ठीक है। यानी उसके अंदर थोड़ा दिमाग विकसित हुआ इस संभववाद विचारधारा के अंदर और वो यानी प्रकृति के अनुसार चलने लग गया और संसाधनों का प्रकृति के अंदर जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग करके खुद को यानी इस प्रकृति के प्रकोप से बचाना है वो शुरू कर दिया था, ठीक है। ये थे इनकी विचारधारा, यानी संभववाद विचारधारा के अंदर ये थे इनके जो मुख्य कारण, इससे वो बदलाव हुए, ठीक है। तो आप इसको नोट करो प्यारे बच्चों। अब देखिए नवनिश्चयवाद विचारधारा, यानी अब हमने दूसरी विचारधारा के बारे में पढ़ना है, यानी नवनिश्चयवाद विचारधारा। इसके अंदर देखिए कि इसके जो समर्थक है वो कौन है, ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। इस विचारधारा के समर्थन थे ग्रिफिथ टेलर और नवनिश्चयवाद मध्यम मार्ग और रुको और जाओ निश्चयवाद यही है, यानी इनको 3 नाम से जाना जाता है, नवनिश्चयवाद, मध्यम मार्ग और रुको और जाओ निश्चयवाद, ठीक है। इसके अंदर देखिए नई संकल्पना के अनुसार न तो नितांत यानी पूरी तरह पर्यावरणीय निश्चयवाद है और न पूरी तरह स्वतंत्रता संभववाद है, यानी यह
विचारधारा ऐसी इसके अंदर न तो मानव मतलब पूरा विकसित हुआ था और न ही निम्न वर्ग था यानी मध्यम वर्ग था, यानी बीच का मार्ग, यानी बीच का मार्ग जो मनुष्य था वो बीच का मार्ग अपनाता था। ठीक है, उसके बाद में देखिए मानव केवल प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता था। यानी यह उस टाइम की बात है जब मानव है वो प्रकृति के अनुसार चल के सब काम है वो कर सकता था, इनके अनुकूल नहीं चल सकता था, यानी इनके प्रतिकूल नहीं चल सकता था, इनके अनुकूल चल के ही सब काम है वो कर सकता था। यह दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद विचारधारा के बीच का रास्ता बताती है। यानी यह विचारधारा है इन दोनों के बीच का रास्ता है वो हमें बताती है। कौन सी विचारधारा? यानी नवनिश्चयवाद विचारधारा। ठीक है, ये यानी संभववाद विचारधारा है और एक है यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा और एक संभववाद विचारधारा, इन दोनों के बीच का रास्ता हमें बताती है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। तो अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, प्रौद्योगिकी का विकास, यानी अब प्रौद्योगिकी का यानी जो टेक्नोलॉजी है उसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। मैं जैसे जैसे आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको याद करने हैं और वैसे ही आपको पेपर के अंदर करके आने हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही पॉइंट है लेके आने हैं, पॉइंट बना बना के लिखना है। ठीक है, तभी आपको नंबर दिए जाएंगे। देखिए, मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही टेक्नोलॉजी का विकास किया। यानी ये तो सभी जानते हैं कि हम जब प्रकृति के नियमों को जब समझेंगे, प्रकृति के बारे में जानेंगे, तभी हम कुछ चीज़ बना सकते हैं। यानी जिस प्रकार से हम कोई नई वस्तु का अगर निर्माण करेंगे तो हमें पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी। तो वैसे ही मनुष्य ने इस प्रकृति को जाना समझा और उसके बाद में नई टेक्नोलॉजी का विकास है वो किया। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके उदाहरण निम्नलिखित है। जिस प्रकार से देखिए मैं आपके लिए दो उदाहरण लेके आया हूँ। कौन कौन से दो उदाहरण है वो देखिए। घर्षण है उष्मा, यानी घर्षण बल है और उष्मा है, उसका आविष्कार कैसे हुआ? देखिए, घर्षण और उष्मा की संकल्पनाओं ने आग की खोज में हमारी मदद की और आज हम आग का प्रयोग अब वो करने लगे हैं। यानी हमें पता चला कि आग कैसे जलती है, यानी इस कारण ही आग है वो जलती है। जब हम पता चला तब हम इस आग का प्रयोग है वो करने लग गए। ठीक है, यानी घर्षण और उष्मा की संकल्पनाओं ने आग की खोज में हमारी मदद की और आज हम आग का प्रयोग है वो करने लग गए हैं। ठीक है, यानी आपसे पूछा भी जा सकता है कि घर्षण और उष्मा की से हम किस चीज़ का प्रयोग है वो कर पाए हैं। ठीक है, यानी किसका प्रयोग कर पाए हैं? यानी आग का प्रयोग हम कर पाए हैं, यानी कर रहे हैं आज के टाइम में। ठीक है, उसके बाद में देखिए डीएनए और अनुवांशिकी, इन्हें समझने के बाद हम ज़्यादातर बीमारियों पर जीत पा चुके हैं। यानी हमें जब यह पता चला डीएनए और अनुवांशिकी के बारे में थोड़ा ज्ञान हुआ, यानी विज्ञान, एक तरफ मैं बोलूं कि विज्ञान को हम जानने समझने लग गए और विज्ञान के अंदर इसको हमने पढ़ा और उसके बाद में हमें पता चला कि हम बीमारियों के ऊपर कैसे काबू है वो पा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए वायु गति के नियम, यानी वायु गति के नियम क्या है कि अधिक तेज गति के वाहन बनाने के लिए हमें आज गति के नियमों को पढ़ना पड़ता है, तभी हम तेज वाहन यानी तभी हम तेज गति के वाहन बना पाते हैं। यानी जब हम इन नियमों को पढ़ेंगे तभी तो हम वाहनों का आविष्कार कर सकेंगे, तेज गति वालों का। ठीक है, यानी इस नियम के अनुकूल, यानी अगर हमें किसी चीज़ को बनाना है तो उसके बारे में पहले हमें जानना पड़ेगा, तब हम उसका आविष्कार है वो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो पहले के जो मनुष्य थे उन्होंने इसको जाना समझा और उसके बाद में प्रयोग है वो किया। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछे तो आप प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ तो आपको यही लिखना है। ठीक है, ऐसे आपको उदाहरण है वो देने हैं, तो आप इसको नोट करो कॉपी में। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब लास्ट है हमारा प्रकृति का मानवीकरण, यानी इस प्रकृति के अंदर जो मानव का मानवीकरण है वो किस प्रकार हुआ। यानी देखिए यह मानव समय के साथ साथ मानव पर्यावरण को और प्रकृति को समझने लगा, यानी प्राकृतिक बलों को समझने लगा था। यानी समय के साथ साथ मानव भी क्या है, यानी प्रकृति के अनुसार चलने लगा था और प्रकृति को समझने लगा था। और इसके जो बल है, यानी जो भी बल है, जिस प्रकार मैंने जो पीछे आपको बताए थे उनके अनुसार है, यानी खुद को डाल लिया था और समझने लग गया था। यानी समय के साथ साथ मानव पर्यावरण को भी समझने लग गया और प्रकृति को समझने लग गया, यानी प्राकृतिक बलों को समझने लग गया था। और उसके बाद में देखिए मानव ने अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी किया। फिर मानव ने बेहतर प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का विकास भी किया। यानी इस समय प्रकृति का मानवीकरण के, यानी यह उस समय की बात है जब मानव ने खुद को यानी संभाल लिया था, यानी खुद समझदार हो गया था। उसके बाद में देखिए प्रौद्योगिकी के विकास के बाद अस्पताल, नगर, खेत, फल उद्यान, मैदान, चरागाह, पतन, अंतरिक्ष में उपग्रह आदि का विकास किया। यानी ये उस टाइम की बात है जब मानव ने बहुत विकास कर लिया था। यानी जो आज के समय की बात हो रही है, यानी आज मानव इतना विकसित हो चुका है, यानी इतना विकासशील हो गए
यानी इतना ज़्यादा विकास कर चुका है कि यह सब कुछ कर सकता है। यानी अब इतना भी विकास कर रहा है कि प्रकृति के विपरीत जाके यानी इसको भी नुकसान पहुंचाने लग गए। ठीक है, यानी यह था हमारा पार्ट जो मानव भूगोल में प्रकृति का विषय क्षेत्र। इसमें से मैंने अब कुछ प्रश्न निकाले हैं, वो अब हम देख लेते हैं। ठीक है, यानी पहला प्रश्न क्या है, हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियतिवाद विचारधारा के समर्थन थे। यानी आपको पीछे मैंने पढ़ाया है, अगर आपने क्लास अच्छे से लगाई है तो आप इसका उत्तर जरूर दे सकते हो। बताओ इसका उत्तर क्या होगा। यानी इसका उत्तर क्या होगा, यानी निम्नलिखित में से कौन नियतिवादी विचारधारा के समर्थन थे। यानी मैंने आपको शुरू में बताया था, यानी हम्बोल्ट और रेटजेल, यानी ये दोनों हैं हम्बोल्ट और रेटजेल, ये दोनों है। यूडाल डी लाब्लोस नहीं है इसका। ठीक है, तो इसका उत्तर जो होने वाला वो होगा ए तथा श। ठीक है, द उत्तर होगा, यानी रेटजेल और हम्बोल्ट दोनों हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, यानी देखिए दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे रुको और जाओ विचारधारा भी कहा जाता है। यानी इसमें देखिए नियतिवाद विचारधारा, संभववाद विचारधारा और नवनिश्चयवाद विचारधारा, और लास्ट आपका द है, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओ कि इनमें से रुको और जाओ विचारधारा किसको कहा गया है, यानी कौन सी विचारधारा है उसको रुको और जाओ का भी नाम। तो देखिए इसका जो आंसर है वो रहेगा यानी नवनिश्चयवाद विचारधारा, यानी इसका उत्तर राइट आंसर क्या है, स नवनिश्चयवाद विचारधारा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, यानी उसका उत्तर आप कमेंट में मेरे को बताओगे। ठीक है, यानी तीसरा प्रश्न है वो मैं आपको अभी लिखवा दूंगा। ठीक है, तो आप ये नोट करो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरा लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। ठीक है, क्लास को पूरी देखा करो तब समझ में आएगी, बीच बीच से स्किप करके मत देखा करो। देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है कि घर्षण तथा ऊष्मा की संकल्पना ने किस चीज़ में हमारी मदद की। ये तीसरा क्वेश्चन का उत्तर है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका उत्तर आपको बताना है। अगर आपने अच्छे से क्लास को देखा है तो आपने इसका उत्तर है वो फटाफट से दे सकते हो अभी के अभी। अगर नहीं देखा है तो आप पीछे से देख के आंसर दोगे। ठीक है, यानी आपको करना क्या, अच्छे से क्लास देखो, उसके बाद में जो भी मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ उनके आंसर आप दिया करो। ठीक है, जितने भी तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, आपके लिए दूसरा चैप्टर लेके आऊँ भूगोल का। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।